किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसानों और डीमंस की लड़ाई पर बेस्ड ये सिंपल सी कहानी एक दिन पायरेट्स को, टाइटन्स को, माकोतो शिनकाई और स्टूडियो गिबली जैसे इंडस्ट्री जायंट्स को अपनी अपनी कैटेगरी में धूल चटा देगी। लेकिन क्या ये सब कुछ आसान था? 100 मिलियन येन से भी ज्यादा का टैक्स स्कैंडल हो, या फिर स्टोरी के राइटर की दिन पर दिन खराब होती हेल्थ जिस वजह से उन्हें 23 वॉल्यूम्स में ही सीरीज को खत्म करना पड़ा, या फिर सीजन 3 का बैकलैश हो, मुश्किलें तो बहुत सारी आई, लेकिन इस फ्रेंचाइज ने सबको ओवरकम कैसे करा? आखिर कैसे ये स्टोरी एक ड्राफ्ट से निकलकर इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है? और आखिरकार कैसे मिलता है इस स्टोरी को द गेम चेंजर यूफोटेबल एनिमेशन स्टूडियो? हर चीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये है द मेकिंग ऑफ डीमन स्लेयर। कहानी को बेहतर समझने के लिए हमें जाना होगा 2013 में, जब एक बिगनर ऑथर अपना फेक नेम क्योयोहारू गोतोगे यूज करके पहुंच जाता है वीकली शोनेन जंप ऑफिस में अपने बड़े ही सिंपल आइडियाज के साथ, और वो था हंटर्स वर्सेस डीमंस। इस नए ऑथर का आर्ट स्टाइल मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया, और 2013 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से स्टोरी बहुत ज्यादा ही डिसेंट थी, और इतनी एवरेज स्टोरी वन पीस और नारुतो जैसे जायंट्स के साथ वीकली शोनेन जंप में पब्लिश नहीं हो सकती। बावजूद इस रिजेक्शन के क्योयोहारू गोतोगे सबमिट करते हैं उनका एक वन शॉट मांगा जिसका नाम था कगारी गारी, और ये वन शॉट मांगा पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। जिसके बाद गोतोगे निकालते हैं एक और वन शॉट मांगा, और उसके बाद एक और। रिस्पॉन्स अभी तक अच्छा नहीं मिला था, लेकिन पहले से काफी बेहतर। केजी को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि ऑडियंस को अब क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से रिस्पॉन्स थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा था। बाय द वे, मैं क्योयोहारू गोतोगे पूरा नाम लेने की जगह केजी एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, जिससे तुम्हारा प्रेशियस टाइम थोड़ा बच जाएगा। इतनी प्रोग्रेस कर लेने के बावजूद मैनेजमेंट को आर्ट स्टाइल पसंद नहीं आता है, और ना ही स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है जिसपे वो इन्वेस्ट करना चाहे। कई महीनों और सालों मेहनत करने के बावजूद केजी के आर्ट स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अगर केजी वहीं रुक जाते तो आज हम डीमन स्लेयर सीरीज कैसे देख पाते? जिसके बाद कगारी गारी, जो कि केजी की एक वन शॉट मांगा है, उसे शुएशा के टैलेंट सर्किट में एंट्री मिलती है, जहां से ये वन शॉट मांगा थोड़ी सी अटेंशन अट्रैक्ट करती है। जिसके बाद 2014 और 15 के बीच में केजी कुछ और वन शॉट मांगास भी पब्लिश करते हैं, जैसे कि मोंजू शिरो क्योदाई, रोकुत्सुसान और हाइनी वानो जिगजैग, और इन सभी की थीम ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल वर्ल्ड पर सेट थी, जिनमें कैरेक्टर्स को एक्सट्रीम सिचुएशन में फैसला करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत, और ऐसे प्रोटैगनिस्ट जो कि हार मानने को ही तैयार नहीं है। और इन सारी वन शॉट मांगा से केजी को धीरे धीरे अटेंशन मिलने लगी थी। लेकिन स्टोरी के अच्छे होने के बावजूद सभी लोगों की एक ही शिकायत थी कि आर्ट स्टाइल आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। सारे एडिटर्स और कोलीग्स बार बार केजी से कहते थे कि उन्हें कुछ कूल और बैडएस कैरेक्टर्स की जरूरत है, और सच भी यही था, क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट प्रोटैगनिस्ट के मामले में अब चेंज हो चुका था। क्योंकि अब ऑडियंस को गोकू, नारुतो और लूफी जैसे सिंपल, काइंड और हम्बल प्रोटैगनिस्ट में उतना मजा नहीं आ रहा था। लोगों को कुछ डिफरेंस चाहिए था, जैसे कि चेनसॉ मैन का देंजी, या फिर कोई ब्रोकन प्रोटैगनिस्ट जैसे कि कानेकी फ्रॉम टोक्यो घोल, या फिर एरन यीगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स उस नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे जो कि आज तक चला आ रहा था। बुराई की हार, सच्चाई की जीत, इंसाफ, और ये सब अब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी केजी ने हार नहीं मानी। उन्हें अपनी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट काइंड और नेवर गिव अप वाली स्पिरिट का ही चाहिए था, जिस वजह से केजी को आगे भी बहुत रिजेक्शंस फेस करना पड़ी। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है तात्सुहिको कातायामा की, जो कि शोनेन जंप में एक एडिटर थे, और उनकी नजर पड़ती है केजी की वन शॉट मांगास पर, और वो डिसाइड करते हैं कि केजी को एक चांस देंगे। जिसके बाद तात्सुहिको और केजी की एक प्राइवेट मीटिंग होती है, जहां पर तात्सुहिको सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ सिंपल या टचिंग बनाना चाहिए, और क्योयोहारू गोतोगे इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दोनों का ही विजन था कि कुछ ऐसा सिंपल बनाया जाए जो कि ऑडियंस पढ़ सके, समझ सके और रिलेट कर सके। एडिटर और केजी दोनों की ही मंजूरी के साथ वो लोग काम शुरू कर देते हैं कगारी गारी के कॉन्सेप्ट पर, यानी कि डीमंस वर्सेस हंटर्स का कॉन्सेप्ट। जिसके बाद केजी एक स्टोरी बोर्ड तैयार करते हैं जिसका नाम है किसात्सु नो नगारे, जो कि कुछ हद तक इंटरेस्टिंग भी थी, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वही प्रॉब्लम जो कि डीसी की हर मूवीज के साथ होती है, डार्क थीम। केजी अपनी स्टोरी को थोड़ा डार्क रखना चाहते थे, क्योंकि उनके दिमाग में जो आइडिया था वो एक सीरियस टोन पर सेट था। लेकिन एडिटर ने उन्हें समझाया कि बिना कॉमेडी और लाइट सीन्स के इस सीरीज का चल पाना इम्पॉसिबल है, और केजी भी इस बात को कहीं ना कहीं जानते ही थे। जिसके बाद केजी ने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया और अपनी सारी इंस्पिरेशंस को ध्यान से एनालाइज करा, जैसे कि जोजोस बिजार एडवेंचर, नारुतो और ब्लीच
भी। और यहीं से जन्म होता है तानजीरो कामाडो का, एक डीमन हंटर जिसका दिल बहुत ही साफ है, जो कि दूसरे लोगों के प्रति बहुत काइंड है और उसकी विल पावर बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस नए प्रोटैगनिस्ट के साथ उन्होंने कुछ जापानीज कल्चर के एलिमेंट्स को भी ऐड करा और इस पूरी स्टोरी को ताइशो एरा में सेट कर दिया गया, यानी कि 20th सेंचुरी का जापान आज से 100-150 साल पहले का। और इस कमाल के कॉम्बिनेशन के साथ फाइनली एक स्टोरी शेप लेती है जो कि वीकली शोनेन जंप के मैनेजमेंट को पसंद आ जाती है और यहीं से कहानी शुरू होती है डीमन स्लेयर स्टोरी की। लेकिन असली प्रॉब्लम्स तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब स्टोरी का फ्यूचर एडिटर्स या फिर मैनेजमेंट के हाथ में नहीं था, बल्कि अब रियल ऑडियंस फैसला करेगी कि ये स्टोरी चलेगी या फिर नहीं चलेगी। कई ऐसी बड़ी बड़ी नामचीन सीरीज है जिसको ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिला तो उन्हें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अगर ऑडियंस चाहेगी तो सीरीज अच्छा परफॉर्म करेगी, वरना डीमन स्लेयर को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ सकता है। February 15, 2016 वो पहली डेट थी जब डीमन स्लेयर का चैप्टर 1 रिलीज हुआ था और रिलीज होने के बाद वही हुआ जिसका केजी को सबसे ज्यादा डर था। ऑडियंस ने इस सीरीज को पसंद ही नहीं करा। इनफैक्ट इसकी सेल सिर्फ इतनी ही हो रही थी जितनी ये डिसकंटिन्यू होने से बच सके। हर हफ्ते स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग होना जरूरी था कि वो वन पीस, माय हीरो एकेडमिया और हाईक्यू जैसे मांगा जायंट्स के सामने केजी ने कई रातें जागते हुए बिता दी, क्योंकि केवल स्टोरी का इंटरेस्टिंग होना काफी नहीं था, एक एक चैप्टर का मजेदार होना जरूरी था, वरना ये स्टोरी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो शोनेन जंप वाले कभी भी इसे हटा सकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में रीडर्स के लिए ये सिर्फ एक केवल रैंडम मांगा थी जो कि अगर रीडर्स ना भी पढ़े तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस चीज ने इसे जिंदा रखा था वो थी छोटी मगर लॉयल ऑडियंस। ये ऑडियंस डीमन स्लेयर को जितना हो सके उतना प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे रिव्यूज और फैन डिस्कशंस की वजह से ये सीरीज पॉपुलर होने लगी। किसी को ये स्टोरी बोरिंग लग रही थी तो किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। ऐसे मिक्स्ड रिएक्शंस ही इस स्टोरी को जिंदा रखे हुए थे और मात्र कुछ महीनों में ही ये स्टोरी जो कि शोनेन जंप से हटाई जाने वाली थी वो बन गई मैगजीन का कवर पेज और इनमें से कुछ भी जे कर्व में नहीं हुआ था। सीरीज ने अभी तक एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं देखी थी, ये बस लोगों का प्यार था जिस वजह से ये सीरीज अब पॉपुलर होने लगी थी। एक्सप्लोसिव ग्रोथ का होना तो अभी भी बाकी था। अब क्योयोहारू गोतोगे की ये स्टोरी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार थी जब इस कमाल की स्टोरी पर नजर पड़ती है यूफोटेबल एनिमेशन स्टूडियो की, और ये स्टूडियो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आता है। यूफोटेबल की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2000 से, जब कुछ पैशनेट और टैलेंटेड एनिमेटर्स मिलते हैं सुगिनामी टोक्यो में। उन सभी का विजन था ऐसा एनिमेशन स्टूडियो बनाना जो कि सिर्फ एनिमे नहीं बनाए बल्कि इतिहास बनाए। उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम रखा यूफोटेबल और ये नाम इंस्पायर्ड था उनके फेवरेट कैफे के टेबल से, जिसका शेप बिल्कुल ही एक यूएफओ की तरह था। हाँ, इस नाम का ओरिजिन यही है, यूएफओ शेप्ड टेबल यूफोटेबल, जिसके फाउंडर और आगे चल के प्रेसिडेंट बने हिकारू कोंडो। शुरुआत में तो उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिले ही नहीं, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट से उन्होंने शुरुआत करी। जो पहली प्रॉपर एनिमेटेड सीरीज उन्होंने बनाई थी वो थी दोकोइडा, जो कि एक साइफाई पैरोडी कॉमेडी एनिमे सीरीज थी और वो रिलीज हुआ था 2003 में। आगे चलकर उन्होंने क्योकाई और फेट सीरीज को भी एनिमेट करा, जिसके कमाल के एक्शन सीन्स और सिनेमैटिक कैमरा एंगल्स की वजह से यूफोटेबल्स आगे चलकर बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन यूफोटेबल की सबसे बड़ी खासियत थी सीजीआई और 2D एनिमेशंस को परफेक्टली ब्लेंड करना, जो काम उस टाइम पर कोई भी सफाई से नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद स्टोरी में हम वापस पहुंचते हैं 2016 और 17 के बीच, जब सुएशा और एनीप्लेक्स ढूंढ रहे थे एक ऐसा परफेक्ट एनिमेशन स्टूडियो जो कि डीमन स्लेयर की ऑलरेडी पॉपुलर होती सीरीज में जान डाल सके। सुएशा जो कि डीमन स्लेयर की पब्लिशर थी, उसके पास डीमन स्लेयर स्टोरी की पब्लिशिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे। साथ ही एनीप्लेक्स जो कि सोनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके पास म्यूजिक और डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स थे। जिसके बाद ये दोनों कंपनी यूफोटेबल को हायर करती है वर्क फॉर हायर कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ये एक ऐसे टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें यूफोटेबल के पास डीमन स्लेयर के कोई राइट्स नहीं है, उन्हें बस हायर किया गया है एनिमेट करने के लिए और उस काम के उन्हें पैसे मिल जाएंगे। अभी भी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और स्टोरी के राइट्स शुवेशा और प्रोडक्शन कमेटी के पास ही है और डीमन स्लेयर का प्रोजेक्ट सिर्फ यूफोटेबल को ही इसलिए मिला क्योंकि एनीप्लेक्स ने पहले भी यूफोटेबल के साथ काम किया था फेट जीरो सीरीज में, तो उन्हें पता था कि यूफोटेबल बहुत केपेबल स्टूडियो है, स्पेशली एक्शन सीन्स को वो परफेक्ट
परफेक्टली एनिमेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से यूफोटेबल बन जाता है डीमन स्लेयर का ऑफिशियल एनिमेशन स्टूडियो। लेकिन एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अब यूफोटेबल को फेस करना थी, और वो प्रॉब्लम है स्केड्यूल और डेडलाइंस। विट स्टूडियो जिसने अटैक ऑन टाइटन के शुरुआती सीजन्स एनिमेट करे थे, उसने अटैक ऑन टाइटन सीरीज से मिलियंस कमाए थे, लेकिन इसके बावजूद उसे ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। और इसका बड़ा कारण था प्रोजेक्ट की डेडलाइंस। इतना प्रेशर और इतना टाइट स्केड्यूल सारे स्टूडियोज मैनेज नहीं कर पाते हैं, और यही वो कारण है कि कई सारे लोग मापा एनिमेशन स्टूडियो पर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो अपने एनिमेटर से बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, या कह लो अपने एनिमेटर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। मसाशी किशिमोटो जो कि नारुतो के क्रिएटर हैं, उन्हें तक अपने फादर के फ्यूनरल टाइम पर नारुतो की मांगा ड्रॉ करनी पड़ी थी, और ये सारी चीजें यूफोटेबल अच्छी तरीके से जानता था। और इसीलिए यूफोटेबल की बोर्ड मीटिंग्स में कई बार ये डिबेट चली कि क्या वो मूवी लेवल एनिमेशंस हर एपिसोड में दे भी पाएंगे, और क्या ये सच में रियलिस्टिक है भी या नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम यूफोटेबल वालों से ज्यादा टेंशन क्योयोहारो गोतोगे को दे रहा था, क्योंकि जिस तांजीरो कैरेक्टर की कहानी वो ड्रॉ कर रहे थे, क्या एनिमेशन स्टूडियो सच में उसके साथ जस्टिस कर पाएगा, या फिर दूसरे एनिमेस की ही तरह एनिमेशन ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन यूफोटेबल ने सबको गलत साबित करके रख दिया। यूफोटेबल ने ना केवल केजी के साथ बल्कि पूरे डीमन स्लेयर एनिमे के साथ जस्टिस कर दिया। हर एपिसोड को, हर फ्रेम को ऐसे ड्रॉ करा जैसे कि ये कोई पेंटिंग हो। भले ही ये एनिमे 2018-19 में इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन यूफोटेबल का विजन था कि ये एनिमे आगे चलकर बहुत पॉपुलर होगा, और क्योंकि ऐसा होने वाला है इसलिए इसके हर एपिसोड की हर फ्रेम मास्टरपीस होना जरूरी है। सीजन 1 की डायरेक्शन का काम दिया गया हारुओ सोतोजाकी को, जिन्होंने टेल्स ऑफ सिम्फोनिया और निंजा नॉनसेंस नाम के एनिमे को भी डायरेक्ट करा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये यूफोटेबल के बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं, और इन्होंने ही आगे चलकर बाकी सारे सीजन्स, म्यूगेन ट्रेन मूवी, यहाँ तक कि इन्फिनिटी कैसल मूवी भी इन्होंने ही डायरेक्ट करी है। डीमन स्लेयर के एडिटर है मानाबू कामिनो, और म्यूजिक के इंचार्ज हैं यूकी काजीउरा और गो शिना। साथ ही कैरेक्टर डिजाइनर और चीफ एनिमेशन डायरेक्टर अकीरा मात्सुशिमा की गाइडेंस में डीमन स्लेयर के सीजन 1 को बनाया गया, और फाइनली अप्रैल 6, 2019 में डीमन स्लेयर सीजन 1 फाइनली एयर होता है। पहले ही एपिसोड से जो एनिमेशंस और सिनेमेटोग्राफी का प्रदर्शन दिखाया गया है, उससे सारे के सारे व्यूवर्स को समझ में आ गया था कि ये कोई सीजनल एनिमे नहीं है। इम्पॉसिबल कैमरा एंगल्स और एनिमेशन की हाई क्वालिटी के साथ साथ कमाल का ओपनिंग थीम सॉन्ग, जिसकी सिंगर है लीसा। इसे मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसका नाम स्क्रीन पर ही पढ़ लो, बट डैम क्या कमाल का ओपनिंग सॉन्ग है। ये सॉन्ग बहुत ही लंबे टाइम के लिए ऑनलाइन ट्रेंड हुआ था, और इसने अपनी मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेच दी थी, और बन गया उस साल का सबसे पॉपुलर एनिमे सॉन्ग। लेकिन असली जादू हुआ था सीजन 1 के एपिसोड 19 में, जब तांजीरो और नेजुको लड़ाई करते हैं लोअर मून रुई से। उस एपिसोड के एनिमेशंस, वैसे तो पूरे सीजन के ही, लेकिन स्पेशली उस एपिसोड के एनिमेशंस इतने ज्यादा कमाल के थे, खासकर वो फाइट सीन, कि इस एपिसोड का हर व्यूअर जो कि इसे सीजनल एनिमे समझ के देख रहा था, वो इसका फैन हो गया। और उसके साथ तांजीरो कामाडो नो ऊटा जो कि इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो बिल्कुल तांजीरो की स्वॉर्ड की जगह सही जगह जाकर हिट हुआ। इस म्यूजिक को स्पेसिफिकली इसी क्लाइमैक्स के लिए बनाया गया था, और इंस्टेंटली ये म्यूजिक ग्लोबली वायरल हो गया। ना केवल जापान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस एनिमे के फैन हो गए थे, जिसके बाद 2019 का बेस्ट एनिमे अवार्ड मिल जाता है डीमन स्लेयर को, और टोक्यो एनिमे अवार्ड फेस्टिवल में एनिमेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड फिर से डीमन स्लेयर को मिल जाता है 2020 में भी। और क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स में बेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर का अवार्ड भी डीमन स्लेयर के नाम ही हो जाता है। और डीमन स्लेयर की ऐसी ग्रोथ ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो कि डीमन स्लेयर की रेप्यूटेशन पर दाग लगा देता है। जैसे ही लगने लगा था कि अब सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, वैसे ही एक न्यूज निकल करके बाहर आती है, और वो न्यूज थी टैक्स की चोरी के चक्कर में यूफोटेबल के फाउंडर या प्रेसिडेंट हिकारू कोंडो को हुई जेल। लाखों करोड़ों का रेवेन्यू जो कि यूफोटेबल कमा रहा था, और उसके ऊपर एक अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू बन सकता था, उसे नोइंगली हिकारू कोंडो ने छुपा कर रखा। यूफोटेबल ने अपने कई सारे थीम कैफेज खुलवा रखे थे ऑल ओवर द जापान, और कुछ तो जापान के बाहर भी। लोग पहले इसे बड़ा ही क्रिएटिव तरीका समझते थे डीमन स्लेयर के फैंस को इंगेज रखने का, लेकिन इस केस के बाहर आने के बाद पता चलता है कि उन कैफेज और मर्चेंडाइज से जो एक्चुअल अमाउंट यूफोटेबल कमा रहा था, उससे बहुत कम अमाउंट लीगली शो करते थे, और उतना ही कम टैक्स भी भरते थे। और जल्द ही ये न्यूज आग की तरह पूरे इंटरनेट पे फैल जाती है, और सभी न्यूज आर्टिकल्स और चैनल्स की हेडलाइन बन जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 400 मिलियन येन से भी ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व था, और आगे चलकर ये रिपोर्ट्स कंफर्म भी हो जाती है कि नंबर्स को बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करा है, और बताया जाता है कि ये वो सिर्फ उतना अमाउंट है जो कि अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में बताया
बताया गया है और जो एक्चुअल सारा टोटल फिगर है वो इससे भी काफी बड़ा है। इससे यूफोटेबल को फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ डीमन स्लेयर की रेप्यूटेशन पर। और लोग जो कि यूफोटेबल स्टूडियो के एनिमेशन के दीवाने थे, अब उनके ओपिनियंस जरा चेंज होने लगे थे और धीरे धीरे ऑनलाइन रूमर स्प्रेड होना चालू हो गए कि क्या डीमन स्लेयर वापस स्टार्ट हो भी पाएगा, क्या वो पहले की तरह अपने एनिमेशन डिलीवर कर पाएगा, या फिर अब एनिमेशन स्टूडियो को ही चेंज कर दिया जाएगा। जापान के लोग जो कि ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दी के एम्बेसडर है पूरी दुनिया में, जब वहाँ के लोगों को किसी टैक्स स्कैंडल या फिर ऐसी चीज के बारे में पता चलता है तो वो स्टूडियो के लिए एक डेथ सेंटेंस होता है, क्योंकि जापान में टैक्स की चोरी जैसी चीजों को बहुत सीरियस लेते हैं। जिसके बाद टोक्यो कोर्ट हिकारू कोंडो को गिल्टी पाती है और हिकारू भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद केस की रूलिंग बड़ी ही सिंपल थी। हिकारू कोंडो को 1 साल और 8 महीने की जेल होती है, यानी कि 20 महीने की। साथ ही उनको 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया और यूफोटेबल एनिमेशन कंपनी को 30 मिलियन येन का फाइन लगाया गया। जिसके साथ यूफोटेबल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक अपॉलॉजी डाली थी इस केस के रिगार्डिंग, और उन्होंने बताया था कि हमने अमाउंट भरना चालू कर दिया है जो कि पहले नहीं भर पाए थे। जहां एक तरफ ये सब शोर शराबा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक आवाज बिल्कुल ही शांत थी। वो थी क्योयोहारू गोतोगे की आवाज। केजी ने इस बारे में कुछ भी और कभी भी नहीं कहा, और क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अननोन थी इसलिए उनसे कोई पूछ भी नहीं पाया। केजी जो कि अपने हर चैप्टर के बाद एक पोस्ट स्क्रिप्ट लिखते थे अपने व्यूवर्स के लिए, उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं था, और शायद ये सबसे स्मार्ट मूव था इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और भले ही केजी का इस केस में कोई दोष नहीं था और ना ही कोई इन्वॉल्वमेंट था, फिर भी फैंस केजी के व्यूज जानना चाहते थे इस केस के ऊपर, जो कि हमें कभी पता नहीं चल पाए। और शायद उनका ऐसा करना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसका प्रोटैगनिस्ट काइंडनेस और ऑनेस्टी के रास्ते पे चल रहा है। तो ऐसे में उनका कोई भी स्टेटमेंट या फिर केस के ऊपर कोई भी टेक केवल उनकी ही नहीं बल्कि पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स की रेपुटेशन को खराब कर सकता है। और सीजन 1 के बाद सभी लोगों ने मान लिया था कि अब डीमन स्लेयर का एंड हो चुका है, लेकिन अगेन वो होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। पूरी डीमन स्लेयर फैंडम एकजुट हो जाती है और फैसला करती है कि इस केस का इफेक्ट डीमन स्लेयर की रेपुटेशन पर नहीं पड़ने देगी, और इस स्टूडियो के केस को इग्नोर करके लोग तांजीरो की जर्नी को फॉलो करते हैं। भले ही लोगों का सपोर्ट था, लेकिन इस पॉइंट तक यूफोटेबल बैंकरप्ट हो गया था, साथ ही स्टूडियो की रेपुटेशन भी खराब हो गई थी। जिसके बाद आता है कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट। अब रेपुटेशन पर इतना बड़ा झटका लगने के बाद कोई भी नॉर्मल स्टूडियो यही सोचेगा कि कुछ टाइम का ब्रेक लेते हैं और एक बार ये मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद कम बैक करेंगे एक नई टीम और एक नए विजन के साथ। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूफोटेबल स्टूडियो की, जो कि एक आम स्टूडियो बिल्कुल नहीं है। इस चलते केस के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और वो था म्यूगेन ट्रेन मूवी की थिएट्रिकल रिलीज। और ये मूव एक बहुत बड़ा गैम्बल था। आज तक किसी भी स्टूडियो ने पैटर्न को ब्रेक करने की हिम्मत नहीं करी। सीजन 1 के बाद 2 ही आएगा और उसके बाद 3, और ऐसे तब तक सीजन्स आएंगे जब तक स्टोरी खत्म ना हो जाए। अगर कोई मूवी बनाने का सोचता भी था तो हमेशा एक फिलर मूवी बनाई जाती थी, जिसका मेन फॉलोइंग स्टोरी से कोई खास लेना देना नहीं होता है। लेकिन इस पैटर्न को ब्रेक करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया यूफोटेबल्स ने और काम स्टार्ट कर दिया म्यूगेन ट्रेन मूवी के ऊपर। ये मूवी फॉलो करती है सीजन 1 के जस्ट बाद की स्टोरी को, और यूफोटेबल के अलावा किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये रिस्की मूव पूरी इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन ला देगा। वैसे ही यूफोटेबल की एनिमेशन क्वालिटी मूवी लेवल की थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो लोग 1.5-2 घंटे की मूवी बना सकते हैं और उसको थिएटर में रिलीज कर सकते हैं, और इस मूवी से उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, ताकि केस की वजह से जो वो बैंकरप्ट हो रहे थे, ऊपर से गवर्नमेंट को देने वाला फाइन, ये सब वो मूवी से शायद निकाल पाए अगर मूवी की क्वालिटी अच्छी हुई तो। और म्यूगेन ट्रेन आर्क, जो कि एक छोटा सा ही आर्क है, वो एक मूवी के लिए परफेक्ट था। इसमें सब कुछ था, एक बिल्कुल ही अलग सेटिंग, एक बहुत ही क्रेजी वाला डीमन, और रेनगोकू, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बना ही लेजेंड बनने के लिए था। ये मूवी रिलीज हो जाती है 2021 के अगस्त में। और रिजल्ट्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं। बॉक्स ऑफिस ने अर्थक्वेक की तरह पूरी एनिमे इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। अगस्त में रिलीज हुई मूवी अक्टूबर में जाकर जापान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी एवर बन जाती है, और हायाओ मियाज़ाकी की स्पिरिटेड अवे को भी पीछे छोड़ देती है। और हम उस मूवी की बात कर रहे हैं जो कि सालों से नंबर 1 स्पॉट पर थी, जिसका कलेक्शन वर्ल्ड वाइड $500 मिलियन से भी ज्यादा का था। और ये सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे कोविड पैंडेमिक के दौरान, जिसने ये प्रूव कर दिया कि एनिमे मूवीज हॉलीवुड मूवीज को भी टक्कर दे सकती है। एक आइडिया जो कि इनिशियली पागलपन लग रहा था, वो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। मूवी की सक्सेस से यूफोटेबल बच जाता है और डीमन स्लेयर दर्ज हो जाता है एज अ हिस्टोरिकल एनिमे, जो देखना क्योयोहारू गोतोगे का सपना था। और इसी दौरान मई 2020 में 4 साल से लगातार पब्लिश हो रही डीमन स्लेयर मांगा फाइनली खत्म हो जाती है, और केजी पब्लिश करते हैं अपना 205th चैप्टर, जिसे हम लोग फ्यूचर आर्क भी बोलते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैंने इस वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मतलब वैसे तो मैंने पूरी ही मांगा को चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है, अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाकर
देख लो। 23 वॉल्यूम्स और मजेदार कहानी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है और इस कहानी के क्रिएटर क्योयोहारू गोतोगे अपने रीडर्स के लिए एक इमोशनल मैसेज छोड़ते हैं, चाहो तो तुम पढ़ सकते हो। कुछ साल पहले जो मांगा बेयरली ही सरवाइव कर पा रही थी, आज एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुकी है। 120 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बेच देने के बाद और न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ देने के बाद इस कहानी की एंडिंग को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता है। मैगजीन कवर्स हो या फिर टीवी शोज पर डेडिकेटेड एपिसोड्स या फिर दूसरे मांगा कास्ट की तरफ से एक फेयरवेल, सभी लोगों ने इसकी एंडिंग को बहुत सेलिब्रेट करा, जिसमें से 2 मिलियन कॉपीज तो इंडिया में ही बिक जाती अगर मेरा चैनल नहीं होता तो। स्टोरी खत्म हो जाने के बाद केजी को बहुत रिलैक्स मिलता है, लेकिन टिल द एंड केजी ने अपना फेस रिवील नहीं करा। इनफैक्ट अपनी आइडेंटिटी का कुछ भी रिवील नहीं करा। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो एक मेल है या फीमेल, या शायद से वो असल में एलिगेटर ही है। कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज हम जरूर जानते हैं कि इस स्टोरी ने हमारे दिलों में एक स्पेशल जगह बनाई है। अगर तुम कुछ एंटरटेनिंग देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अब कम ऑन गाइस, कर भी दो।